हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे हो। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल आपके लिए नई क्लास लेके, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक ल्यूशन जो बुक उसके जो एमसीक्यू है उसकी सीरीज हमने पहले मैंने यहाँ पे जो है वो टोटल हमारे पास 30 ने वो क्लास पहले एक बार वो क्लास, ताकि हिस्ट्री पे जो भी क्वेश्चन आपका रहता है वो आपका गलत ना हो। और आज अभी जो हमने स्टार्ट किया उसमें हम इंडियन पॉलिटी को डिस्कस, तो ये जो है ये हमारा 9वां भाग है। 8 हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे ये हमारा 9वां पार्ट है। तो जो जिन्होंने पहली की क्लास ही नहीं, वो एक बार एक ही क्लास, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं और हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगा रहे हैं आपके पे काफ़ी फ़ायदा पहुँच। जैसे एसएससी जो है, एसएससी का अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, सीएसएचएल, उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको पॉलिटी और 3 से 4 ही क्वेश्चन आपको हिस्ट्री पे रहेंगे। तो ये जो है ये आपका प्लस पॉइंट है कि आपको ये जो क्वेश्चन जो सीरीज है, सीरीज में आपको वीडियो की फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। और आप साथ साथ में मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर भी एक बार खुद एनालाइज करें, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि आपकी क्या। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम एंटोनी जनरल और जो कैग के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वहाँ से तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, कहा गया है कि कैबिनेट का क्या अर्थ होता है, कैबिनेट का क्या मतलब होता है। तो कैबिनेट का मतलब होता है कि जो हमारे पास जो कैबिनेट रैंक के जो मंत्री होते हैं, इसका मीनिंग, कैबिनेट का मीनिंग क्या है, कैबिनेट रैंक के मंत्री, कि जो हमारे पास जैसे जो मंत्री परिषद होता है, जो पीएम के अंदर एक मंत्री परिषद आता है, उसमें मंत्रियों को डिपार्टमेंट दिया जाता है, तो वो एक कैबिनेट के मेंबर होते हैं। कैबिनेट में उनको रैंक दिया जाता है कि आपके पास ये डिपार्टमेंट हो, तो उसको कैबिनेट का अर्थ क्या है, कैबिनेट के मंत्री, ये जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, कि जो मंत्री परिषद होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें वो के अधीन आते हैं। तो जो हमारे पास ये जो मंत्री परिषद रहता है, ये हमारे पास जो हमारे पास इसमें जो संसद, जो हमारे पास राष्ट्रपति के अधीन जो रिस्पॉन्सिबल, ये किसके अधीन काम करते हैं, तो राष्ट्रपति के अधीन काम करते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो काम है वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। तो ये उत्तरदायी होते हैं किसके लिए, राष्ट्रपति। नंबर जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसके 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 लिए जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो किसके लिए पद धारण करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। तो जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं वो किसके किसके लिए अपना पद संभालते हैं, किसके अधीन वो काम करते हैं। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति के लिए। वो क्या होते हैं, जो यूनियन मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, राष्ट्रपति के अंडर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज द राइट आंसर। कि इसमें कहा जाएगा कि जो हमारे पास यूनियन मिनिस्टर होते हैं उनको जो शब्द दिलवाता है वो कौन दिलवाता है, तो कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और वो किस कैबिनेट के मेंबर होते हैं, उनका जो हेड होता है वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री उनके हेड होते हैं। और उनको जो शब्द दिलवाते हैं वो कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति। और ए जो है दैट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सर्वेक्षण मंत्रालय किसके अधीन होता है। कि जो हमारे पास सर्वे ऑफ द इंडिया इन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, तो वो किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। तो वो हमारे पास साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है उस मिनिस्ट्री करता है। कौन सा जो हमारे पास सर्वे ऑफ द इंडिया जो हमारे पास डिपार्टमेंट है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो जो विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी है उसके अंडर काम करता है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास, ये हमारे पास ये जो हमारे पास सर्वे ऑफ इंडिया है वो इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास कल्चरल मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर आता है। ऑप्शन नंबर ए। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसको किसके द्वारा बनवाया गया था, ब्रिटिश पीरियड में इसका निर्माण किया गया था, और उसका उनका नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस डिपार्टमेंट की नींव रखी गई थी। ठीक है, इस डिपार्टमेंट की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा रखी गई थी। वो 1930 को उनके द्वारा बनवाया गया था।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो ये जो हमारे पास मिनिस्ट्री होती है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर के अंडर ये काम करता है। जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया रहता है अंडर काम करता है, ये जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डज द फूड एंड द न्यूट्रिशन बोर्ड वर्क, तो किस मिनिस्ट्री के अंडर जो है जो काम करता है, खाद्य एंड पोषण बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास, जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट है, जो हमारे पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर जो है ये मिनिस्ट्री आती है। खाद्य पोषण बोर्ड जो आता है वो उसके अंदर आता है, क्योंकि जो हमारे पास इस मिनिस्ट्री का नाम अब चेंज कर दिया, पहले इसको एचआरडी मिनिस्ट्री कहा जाता था, तो अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, एजुकेशन बना दिया है इसको एजुकेशन। अब ये 1986 से पहले जो था 1986 से पहले भी इसको क्या बोला जाता था, एजुकेशन मिनिस्ट्री बोला जाता था, बट एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर ही आता था, एजुकेशन के नाम से जाना जाता था। बट 1986 के बाद इसमें संशोधन किया गया और इसको क्या बना दिया गया, एचआरडी मिनिस्ट्री। अब फिर इसको चेंज करके क्या बना दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके हैं, तो कौन कौन जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन कौन इस पोस्ट पे रह चुके हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे, ये सारे के सारे जो बीपी सिंह है, जो हमारे पास आर पट पटरमन है, और जो हमारे पास बाई बी चौहान और जो प्रणब मुखर्जी है, ये तीनों चारों के चारों क्या है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि ये चारों के चारों फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास इसमें जो है कहा गया, दावा दिया गया है, कहा गया है भारत संघ में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए जिम्मेदार होती है, कि जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ द जो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर होते हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात सही। का कारण क्या बताया गया है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य केंद्र सरकार के मंत्री के पात्र होते हैं। तो इसमें चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, मंत्री बनने के पात्र होते हैं। नहीं जी, जो लोकसभा के होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो क्या बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के जो होते हैं वो मंत्री मंत्री नहीं बनते, क्योंकि जो हमारे पास एमपीज होते हैं जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, सीधे लोकसभा में जाते हैं। तो इसका जी जो हमारे पास दोनों की दोनों बातें क्या है, इसमें कहा गया है कि हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी है, कि ए और जो बी है वो बिल्कुल दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है, परंतु जो ए है उसकी सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा है बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल सही है। जो हमारे पास जो इसमें से हमें पता है कि अगर किसी भी बनना है तो वो किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, तो दोनों के दोनों क्या बन सकते हैं, मंत्री बनने के पात्र हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है इसका सही है, परंतु ये दोनों एक दूसरे को ढंग से इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम चाहता है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या और विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए क्रमशः उस राज्य के। तो ये जो संशोधन किया गया था, ये किस संशोधन में ये बात कही गई थी, तो जो कानून 91 से जो संशोधन किया गया था उसमें कहा गया था कि केंद्र और राज्य के मंत्रिपरिषदों जो होनी चाहिए वो लोकसभा के सदस्यों कुल संख्या और जो हमारे पास विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है उसके 15% जो लोग होंगे उन्हीं को क्या बनाया जाएगा, मंत्री पद दिया जाएगा। कि जैसे हमारे पास लोकसभा में जो हमारे पास 550 सीटें हैं, तो इसकी जो 15% होंगे उन्हीं को क्या बनाया जाएगा, मंत्री पद दिया जाएगा। जैसे किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें हैं वो 60 है, तो उसका जो हमारे पास 15% जो होगा उसके आधार पर उसी को वही क्या बन पाएंगे, मंत्री बन पाएंगे। तो ये जो संशोधन किया गया था ये कब किया गया था, जब 91 संशोधन था उसमें ये बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कहा गया था निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। तो ये किसमें कहा गया था, कि किस मंत्रिपरिषद किस संशोधन में ये बात कही गई थी कि मंत्री जो प्रधानमंत्री होंगे, जो उनका जो परिषद होगा, उनकी उनकी जो संख्या होगी वो लोकसभा की कुल संख्या का 15% होगा। कि जो हमारे पास 550 सीटें हैं, तो इसके जो 15% होगा वही क्या बन सकते हैं, वही एक उनमें से एक प्रधानमंत्री बनेगा और बाकी उसकी कैबिनेट बनेगी। तो ये जो बात है ये किस संशोधन में ये बात कही गई थी, तो जो हमारे पास 91 संशोधन किया गया था उसमें ये बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है कि 15% कुल संख्या का 15% ही एक उसमें से प्रधानमंत्री होगा और बाकी उसमें से क्या होंगे, उसके मंत्री होंगे। तो ये ऑप्शन जो हमारे पास 91 संशोधन किया गया था उसमें ये बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कहा गया है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कि इसमें से हमारे पास इन कथनों पर विचार करना है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रियों की संख्या 18 थी। दूसरी बात, वर्तमान में केंद्र में मंत्रियों की संख्या 48 है। तो इसमें से जो हमारे पास दोनों की दोनों बातें क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर। क्योंकि हमें जब जब हमारे पास 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्री बनाए गए थे, तो उस टाइम जो वहाँ की जो टोटल सीटें हुआ करती थी वो कितनी थी, 299 थी। तो उसका 15% जो था उस हिसाब से हमारे पास 18 बंदे आए थे। अभी वर्तमान में जो सीटें हैं वो 545 भरी गई हैं। तो इसका जो 15% होगा उनको मिलाकर जो 48 बंदे होंगे उनको क्या मिलेगा, मंत्री पद मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है, किस प्रशासन के अधीन है। तो परमाणु हमारे पास जो डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी है वो किस के अधीन आता है, किस मिनिस्ट्री के अधीन आता है, या कहाँ पे वो किसके अंदर काम करता है। तो जो हमारे पास पीएमओ का ऑफिस होता है, प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंडर ये काम करता है। कौन, परमाणु ऊर्जा विभाग जो है वो पीएमओ ऑफिस के अधीन रहकर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है भारत के नियंत्रक और महालेख प्रशिक्षक इसके लिए मुख्य मुख्य जो हमारे पास मुख्य लेखाकार और लेख परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हमारे पास कैग होता है इंडिया का वो, और जो उसका चीफ अकाउंटेंट होता है और एडिटर होता है, वो किसके अधीन रहकर काम करते हैं, किसके लिए वो काम करते हैं। तो इसका जो हमारे पास सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अधीन के लिए काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे पास कैग है, ये हमारे पास कैग जो आता है ये आर्टिकल 148 के अधीन आता है। और जो हमारे पास जो कैग है वो किसके अधीन रहकर काम करता है, किस अनुच्छेद में वो काम करता है, इसकी जो शक्तियां हैं और किस में आता है। तो अंडर जो आर्टिकल हमारे पास अनुच्छेद 148 के तहत ये काम करता है। और ये यूनियन और राज्य सरकारों के लिए काम करते हैं। उनके बीच में जो उनके बीच में जितना भी पैसे का जो हमारे पास जो पैसे का लेन देन होता है, उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है उसके बारे में जो जानकारी लेता है वो कौन लेता है, तो कैग लेता है। ये पैसा खर्च होने के बाद इसकी जानकारी निकालते हैं कि कितना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भारत के निरंकक और महालेख परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या होती, तो या तो उनको 65 साल हो जाने चाहिए, या फिर जब उनके 6 वर्ष पूरे हो गए तब वो क्या कर सकते हैं, अपने जो ऑफिस है वहाँ से वो रिटायर हो जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है, या तो जो पहले हो गया, अगर 6 वर्ष पहले हो गए या फिर 65 ईयर्स उसके पहले हो गए, तो जो पहले हो गया उसके अनुसार वो अपने कार्यालय से क्या कर जाएंगे, अपने कार्यालय को लीव कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ सरकार और सर्वोच्चम सिविल सेवक कौन होते हैं। तो जो हमारे पास संघ सरकार का जो सर्वोच्चम सिविल सेवक होता है उसको उसे क्या कहते हैं, जो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होता है यूनियन गवर्नमेंट का, वो कौन होता है। तो वो कौन होता है जी, वो होता है हमारे पास कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो उसका क्या होता है, सिविल सर्वेंट होता है यूनियन गवर्नमेंट का। सिविल सर्वेंट हाईएस्ट सिविल सर्वेंट कौन होता है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। ये जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के
जो हमारे पास एंटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनको किसके द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है, उनको उनको उनके द्वारा कौन अपॉइंट करता है, तो इसका जो सही आंसर है कौन अपॉइंट करता है, तो ये करते हैं जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है कि जो हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनके द्वारा की जाती है। और ये अनुच्छेद 78 के अधीन आते हैं। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो किस के अधीन काम, मतलब कौन से आर्टिकल में इनकी बात की गई है, तो आर्टिकल जो है हमारे पास 78 जो है वो इसके बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लेखा महान्यायक प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय और संघ सरकार के खातों की विस्तृत विश्लेषण करता है, तो वो प्रस्तुत करता है। तो ये जो है हमारे पास कितने टाइम का जो है वो उन्होंने कितने पैसे खर्च कर दिए। तो जो हमारे पास जो कैग होता है वो क्या करता है, जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं, तो वो हर साल उनके पैसे का लेन देन हिसाब रखता है कि उसने कितने पैसे खर्च किए और कहाँ कहाँ उन्होंने पैसे खर्च किए। तो वो ये जो ब्यौरा है वो कितने टाइम के बाद वो इसको देता है, तो कितने टाइम के बाद, एक साल के बाद ये पूरा लेखा जोखा लगाता है कि एक साल में उन्होंने, सरकार ने कितने पैसे उधार लिए, कितने पैसे उन्होंने खर्च किए। तो ये सारा का सारा जो है वो कौन देखता है, तो कौन इसका रिव्यू करता है, तो वो जो कैग होता है वो इसका पूरा का पूरा हिसाब रखता है कि उन्होंने कितने पैसे खर्च किए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के जो महान्यायवादी कर सकते हैं, तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनके क्या क्या काम होते हैं, उनके द्वारा क्या क्या किया जाता है। तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेना, बिल्कुल बात सही है, वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। संसद की किसी भी समिति का सदस्य होना नहीं, ये बात गलत है। लोकसभा में स्पीकर ऑफ द लोकसभा नहीं जी। जो हमारे पास इसमें क्या है, जो हमारे पास लोकसभा में क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं। बिल्कुल बात सही है, लोकसभा में ये बोल सकते हैं। लोकसभा में मतदान करें, ये लोकसभा में मतदान नहीं कर सकते। अगर कहीं पे टाई हो जाता है तो उसके बाद या तो लोकसभा स्पीकर उसमें वोट डालता है, ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर का अधिकार होता है, तो ये लोकसभा में बोल सकते हैं और उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है इसका सही आंसर है कि हमारे पास फर्स्ट और थर्ड क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सी बात बिल्कुल सही है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल बात सही है। उनके पास वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास आवश्यक होती है, बिल्कुल बात सही है कि अगर किसी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है तो वही क्वालिफिकेशन चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वही क्वालिफिकेशन चाहिए। अपने कर्तव्यों के पालन में उसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो भी बिल्कुल सही है। तो डी जो है 1 2 3 ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देने वाला बंदा कौन है, तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जो भी अगर किसी को लीगल मैटर में एडवाइस लेनी है गवर्नमेंट को, तो वो कहाँ से लेगी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से लेगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निरंकक और जो निरंतक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी कैग की जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है, कौन उनको अपॉइंट करता है, तो राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास इस पर विचार करना है, इसमें क्या कहा गया, भारत के निरंकक और महालेख प्रशिक्षक का भारत की निश्चित निधि के धन के मुद्दों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, ये बात गलत है। भारत में कैग के कार्यालय संसद द्वारा नियत एक अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये बात भी गलत है। कि कैग की जो ड्यूरेशन होती है, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है या 65 ईयर्स के लिए होता है। जो चीज़ पहले हो जाए उसके अनुसार वो अपने वहाँ से अपने पद से क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। तो इसमें से ना तो वन ना तो दोनों की दोनों बातें क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भारत में जो कैग जो अपनी रिपोर्ट देता है उसके संदर्भ में कुछ बातें पूछी गई हैं। पूछा गया है कि कौन सी बात इसकी सही है और कौन सी बात इसकी गलत है।
तो कहा गया संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र द्वारा विचार किया जा सकता है, नहीं। सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों की आय और व्यय की जांच शामिल है, बिल्कुल बात सही है। कहा गया है कि हमारे पास ये जो समिति है, जो आकलन समिति की टिप्पणियों के द्वारा लोकसभा में समक्ष रखा जाता है, नहीं। ये बात क्या है इसकी, ये बात भी सही नहीं है। नेक्स्ट है जो संसद की लोक लेखा समिति द्वारा जांच का आधार बनाता है, बिल्कुल बात सही है। कि संसद में जो जितना पैसा, जितना भी उन्होंने उधार लिया हुआ है या जितना जो खर्च किया हुआ है, जो उसमें अनाउंसमेंट की गई है, उसको उसका आधार बनाकर वो जांच करते हैं। तो इसका सेकंड और फोर्थ क्या है, बिल्कुल बात सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पहली बात कही गई है कोई भी मंत्री संसद में उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, बिल्कुल बात सही है। उनके वेतन और उपलब्धियों भारत की संचित निधि पर प्रभाव्य होती हैं, बिल्कुल बात सही है। जो हमारे पास पे किसी भी व्यय को अस्वीकार नहीं कर सकता और उसकी राय में संविधान का उल्लंघन कर सकता है, नहीं जी, ये बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। जो संविधान में लिखा गया है उसको उनको फॉलो करना पड़ता है। संविधान जो है वो सबसे ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो कैग है उसके संबंध में कौन कौन से जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्या बातें जो कथन दिए गए हैं उस पर विचार कीजिए। और पूछा गया है कि कौन सी बातें बिल्कुल सही है। सरकारी खर्चे का ऑडिट करते हैं, बिल्कुल बात सही है। वित्तीय नीति बनाते हैं, नहीं जी। विभिन्न विभिन्न विभागों को की स्वीकृति को अनुदान देते हैं, नहीं। इसमें कहा गया है कि देश के सार्वजनिक व्यय सरकारी नियमों के अनुरूप है, बिल्कुल बात सही है। कि जो पैसा खर्च करने को दिया गया है, जो सार्वजनिक व्यय है उसको जो सरकार है वो ढंग से उसको खर्च कर रही है, उस पर उसको पैसा जो स्कीमों पे पैसा लगा रही है कि नहीं लगा रही है, उसकी जांच जो करता है वो कैग करता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है वो बिल्कुल सही है। जो फर्स्ट और फोर्थ है वो दोनों की बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कैग संसद विधायिका में 3 रिपोर्टें प्रस्तुत करता है, इसमें से कौन कौन सी निम्नलिखित रिपोर्ट उस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है। कि कैग जो है वो संसद में 3 रिपोर्टें प्रस्तुत करता है, तो वो 3 रिपोर्टों में से वो कौन सी है जो इसके अधीन नहीं आती है। वित्तीय खाते पर लेखा लेखा परीक्षक रिपोर्ट, बिल्कुल सही है। विनय आयोग खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, बिल्कुल सही है। जो पूंजी खाते पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। ऑडिट रिपोर्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट, ये उसमें उस रिपोर्ट में ये शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन थे। जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो कौन होते हैं। तो जो हमारे पास एंटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जो महान्यायवादी होते हैं, जो भारत के उनको क्या कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर माना जाता है। तो किसे माना जाता है, एंटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को माना जाता है, जो भारत के पहले महान्यायवादी होते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ई है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटॉर्नी जनरल जो होते हैं, जो हमारे पास एंटॉर्नी जनरल के जो स्टेटमेंट दी गई है उसके संदर्भ में कौन सी जो बात है वो बिल्कुल सही है। तो उसे भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होगा, बिल्कुल बात सही है। कि एंटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो भारत की किसी भी क्षेत्र में जाकर किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उनको उनको वो अधिकार है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों की आयुक्त किसके अंतर्गत आते हैं। कि जो हमारे पास लैंग्विस्टिक मिनोरिटी जो फॉल्स अंडर, वो किसके अधीन आते हैं। तो सेंट्रल लेवल की जो कमिश्नर फॉर द लिंग्विस्टिक मिनोरिटी फॉल्स अंडर किसके, लिंग्विस्टिक जो मिनोरिटी आती है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो वो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ द मिनोरिटी अफेयर्स के अंडर आती है। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय जो होता है उसके अधीन आते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए
कौन कौन सक्षम होता है कि जो हमारे पास जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं उसको निर्धारित कौन करता है, उसका समक्ष कौन होता है, उसके किसके द्वारा ये शर्तें रखी गई हैं? तो पार्लियामेंट के द्वारा रखी गई हैं। अगर किसी को भारत की नागरिकता लेनी है तो उसके 5 तरीके होते हैं। अगर किसी ने उसकी नागरिकता को छीनना है तो 3 तरीकों से उसकी नागरिकता टर्मिनेट की जा सकती है और 5 तरीकों से वो नागरिकता भारत की ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संसद में गैर सदस्यों को इससे संबोधित करने का अधिकार है कि जो हमारे पास पार्लियामेंट जो होता है, जो पार्लियामेंट नॉन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस इट, कि जो हमारे पास एक ऐसा बंदा होता है जो संसद में संसद को संबोधित कर सकता है परंतु वो उसका सदस्य नहीं होता है। तो वो इसका अधिकार किसके पास होता है कि वो संसद का सदस्य नहीं है फिर भी वो संसद में बोल सकता है और संसद को संबोधित कर सकता है। तो ये अधिकार किसके पास होता है? तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो महान्यायवादी होते हैं, वो महान्यायवादी जो होगा उनके पास क्या होगा, ये अधिकार है। जो हमारे पास के वेणुगोपाल जी जो है वो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द राइट आंसर, उनके पास ये अधिकार दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान द्वारा प्रदत्त राज्य सरकार को कानूनी सलाहकार होता है? कि जो हमारे पास लीगल एडवाइजर होता है किसका, स्टेट का, वो कौन होता है, किसे कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है कि वो कानून, उसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम निधि अधिकारी कौन होता है, लॉ ऑफिसर कौन होता है? हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है पीछे भी। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत सरकार का क्या होता है, लॉ ऑफिसर होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य का सर्वोत्तम निधि अधिकारी कौन होता है? किसी भी राज्य का जो हमारे पास हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है किसी भी स्टेट का, तो उसे क्या कहा जाता है? एडवोकेट जनरल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। कि जैसे हमारे पास केंद्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है लॉ ऑफिसर सेंटर का, तो उसी तरह स्टेट में भी एक लॉ ऑफिसर होता है जिसे क्या कहा जाता है? एडवोकेट जनरल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो कौन सी बात सत्य नहीं है? वे अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी भी संदर्भ में सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट है, कुछ मामलों में अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए उनकी सहमति आवश्यक है। बिल्कुल बात सही है। राज्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए उनकी सहमति आवश्यक है। नहीं जी, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। अगर हाई कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट के जज या उसके चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो वो कौन बताता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका डिसीजन लेता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया है अपने अपने कार्यों को निर्वहन में महान्यायवादी की सहायता किसके द्वारा की जाती है? तो अपने कार्य को पूरा करने के लिए जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं तो उनकी जो सहायता करता है वो कौन करता है? तो उनकी जो सहायता करता है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है हमारे पास इसमें से जो अपने कार्य को निर्वहन करने के लिए महान्यायवादी की सहायता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार होता है तो उसको उनको सुनवाई का अधिकार कहाँ पे होता है? भारत के क्षेत्र के भीतर कानून का कोई भी न्यायालय हो, जहाँ भी वो एनी कोर्ट हो, एनी कोर्ट किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी कोर्ट हो तो वो उसमें क्या कर सकते हैं? सुनवाई का अधिकार होता है उनके पास। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन कौन सी बातें सही हैं? वे भारत सरकार के प्रथम निधि अधिकारी होते हैं, लॉ ऑफिसर होते हैं। बिल्कुल बात सही है। उसे उसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है, ये बात भी सही है। उसे संसद या किसी भी संसदीय सदन में बोलने और मतदान का अधिकार होता है। नहीं जी, ये बात गलत है। उनके पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। नहीं जी, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। अब जो फर्स्ट और जो सेकंड बात है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा उनको शपथ दिलवाई जाती है, वो उनको शपथ को कौन ग्रहण करवाता है, तो वो कौन करवाता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रपति के द्वारा उनको शपथ दिलवाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है, तो इसमें से वे मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, नहीं जी। वे संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है और किसी भी मुद्दे पर मतदान कर सकता है, नहीं जी। उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए कि उन्हें क्या करना है, अगर इस पोस्ट पे बनना है तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो योग्यता होती है वही योग्यता उनकी होनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो गलत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो निरंकक और महालेखा जो परीक्षक के कार्यों में लेखा परीक्षा और शामिल है और उनके प्रति जो व्यय और रिपोर्टिंग है वो किसको सौंपते हैं, तो जो राज्य और केंद्र सरकार है उनके जो पैसे खर्च हुए हैं, जो उन्होंने पैसे लगाए हैं, एक्सपेंडिचर कहाँ से पैसा आया है, कितना पैसा उन्होंने खर्च किया है, उसका पूरा का पूरा हिसाब कौन रखता है, तो कैग रखता है। और कैग कौन से अनुच्छेद के अधीन आता है, तो 148 के अधीन इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। और इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जो हमारे पास निरंकक और महालेख परीक्षक का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है, इसमें से जो हमारे पास जो चीज़ पहले होगी या 6 वर्ष पहले होगी या 65 साल उनकी आयु पहले होगी, जो चीज़ पहले हो जाएगी उसके अनुसार उनको अपने ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कौन सी बात गलत है, तो जो हमारे पास कैग होता है, अब जो इसमें से हमारे पास जो कैग है वो क्या करता है, ऑडिट करता है अकाउंट को यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के। बिल्कुल बात सही है। पे एनुअली सबमिट करवाता है अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को अकाउंट किसके, यूनियन के। ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो हर साल जो है वो रिपोर्ट बनाता है और किसके पास प्रेजेंट करवाता है, राष्ट्रपति के पास देता है और राष्ट्रपति उसको संसद में सुनाता है। नेक्स्ट है जो हमारे पास कैग होता है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट के अधीन आता है। बिल्कुल सही है। जो हमारे पास कैग होता है वो वार्षिक रिपोर्ट पर जनता द्वारा विचार किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ऑफ द पार्लियामेंट उसको कंसीडर करके अपनी रिपोर्ट सौंपता है। बिल्कुल बात सही है। वो कहा उसमें और क्या कहा गया है कि नो मनी बाय द यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट कैन बी स्पेंड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कंट्रोलर ऑडिट ऑफ जनरल। ये बात बिल्कुल गलत है। वो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपना पैसा खर्च करना है तो उस पैसे को खर्च करने के लिए पहले कैग से परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो पैसा खर्च कर देते हैं, उसके बाद कैग क्या है अपनी रिपोर्ट बनाता है, उसमें अपनी रिपोर्ट उसके बाद बनाई जाती है जब पैसा खर्च हो जाता है। तो ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से भारतीय जो हमारे पास कैग है उनके संदर्भ में कौन सी बातें सही हैं, तो कहा गया है कैग कार्यालय संविधान द्वारा बनाया गया है। बिल्कुल सही है। संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है 148 में। अब ये 5 वर्षों की अवधि के लिए या 60 वर्षों की आयु तक जो भी पहले हो जाए, नहीं जी, उनकी 6 वर्षों के लिए होता है और 65 साल आयु होती है। बात गलत है। उन्हें उसे केवल महाभियोग द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। उसे भारत और भारत के सचिव निधि सभी व्यय और लेखा परीक्षा का रिपोर्ट करना है। बिल्कुल बात सही है कि जो हमारे पास इनका जो क्या काम होता है कि जो पैसा है उसके बारे में, कितना पैसा खर्च हुआ उसके बारे में इनको रिपोर्ट बनानी होती है और उसको सौंपना होता है। तो इसमें से जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल बात सही। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास कैग को कैसे हटाया जाता है, उसी तरीके से जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जो हमारे पास हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जैसे उनको रिमूव किया जाता है वैसे ही इनको जो हमारे पास कैग के जो मेंबर होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। इन पे भी इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलाई जाती है और उस प्रोसेस को पूरा होने के बाद इन पे डिसीजन लिया जाता है, इनको रिमूव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हमारे पास भारत के महान्यायवादी किसी भी संसदीय समिति के सदस्य हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है।
भारत का महान्यायवादी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है संसद में, बिल्कुल बात सही है। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति की होने की योग्यता होनी चाहिए, भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो। ठीक है जी, कि जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जज होते हैं, जो क्वालिफिकेशन उनकी होती है वही क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होती है, कि अगर किसी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है तो जो हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता है वही इनकी योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में कौन सी बातें बिल्कुल सही है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल बात सही है। उनके पास भी योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पास होती है, बिल्कुल बात सही है। अपने कर्तव्य के पालन में उसे भारत में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, बिल्कुल बात सही है। ये तीनों की तीनों बातें क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में हमें सही बताना है, तो इसका सही क्या है? हमारे पास सर्वोच्चतम जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्यसभा के उपसभापति, फिर भारत के महान्यायवादी और संसद के सदस्य। सबसे ऊपर कौन आते हैं? सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर राज्यसभा के राज्य जो हमारे पास चेयरमैन होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और फिर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो जो हमारे पास भारत के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और वो कंसल्ट किसके द्वारा करेगा? जो भारत के महान्यायवादी होते हैं उनके द्वारा परामर्श लेगा, उनके साथ बात करेगा, उनके साथ कंसल्ट करेगा। उसके बाद किसी के फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं उनको क्या कर सकता है? निलंबित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।